नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम देख रहे हैं हिंदी नेट सेट अध्ययन। इसमें हम इकाई 10 में देख रहे हैं क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा। जैसे देखा जाए तो कल ही जो है शाम के समय में हमारे नेट का रिजल्ट आ गया है। और उस रिजल्ट में हमारे चैनल से पढ़ने वाले काफ़ी छात्र जो है नेट क्वालिफाई हो गए हैं, पीएचडी के लिए वो क्वालिफाई हो गए हैं। कुछ बच्चे जेआरएफ भी क्वालिफाई हो गए हैं। उन सभी का अ, अ, उन सभी को ढेर सारी बधाइयाँ, ढेर सारी शुभकामनाएँ। और आगे भी आप पढ़िए, ऐसे ही लाइन टू लाइन, पंक्ति दर पंक्ति अध्ययन कीजिए। और हम निःशुल्क पढ़ाते हैं, और निःशुल्क अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। फिलहाल हम यह टॉपिक पढ़ते हैं और किस प्रकार दिसंबर माह का एग्ज़ाम करना है, एग्ज़ाम का अध्ययन करना है, किस प्रकार परीक्षा देनी है, यह हम बाद के वीडियो में देखेंगे। फिलहाल हम यहाँ से प्रारंभ करते हैं यह पढ़ना। 3 साल बाद वे 3 साल बाद वे प्रताप नारायण बाल का उतरवाने के लिए फिर इलाहाबाद आए। यानी 3 साल बाद जो है प्रताप नारायण 3 साल के हो गए और उसके जो बाल उतारने के लिए आ गए उसको मुंडन कराना भी कहते हैं। और वहाँ विंध्याचल गए। हमारे परिवार में प्रथा थी कि लड़कों का पहला बाल विंध्याचल की देवी के समकक्ष उतारा जाता था। यानी लेखक के परिवार में लड़कों का जो पहले बाल थे वहाँ कहाँ उतारे जाते थे, तो विंध्याचल प्रदेश में उतारे जाते थे, या देवी के पास समकक्ष यानी देवी के पास एक बकरी की बलि दी जाती थी। यानी बाल कटवाते समय एक बकरी की बलि भी दी जाती थी। यह सब कुछ मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि जो पीछे के जो एग्ज़ाम हुए हैं उस एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से यदि हम देखते हैं तो आने वाले एग्ज़ाम में भी उसी प्रकार प्रश्न पूछेगा। तो उसी दृष्टिकोण से मैं ऐसे लाइन टू लाइन, पंक्ति दर पंक्ति पढ़ा रहा हूँ। जो बच्चे क्वालिफाई हुए हैं हमारे चैनल से जुड़कर, उनको पूछिए आप, उनसे उन्होंने भी हमारे चैनल से जुड़कर अध्ययन किया और वो भी बच्चे क्वालिफाई हुए। ऐसे ही लाइन टू लाइन, पंक्ति दर पंक्ति पढ़ाना पहले से प्रारंभ है। अभी दिसंबर माह में जो एग्ज़ाम हो रहा है उसके दृष्टिकोण से मैंने लगभग 27 अगस्त का एग्ज़ाम हुआ तो 1 सितंबर से ही पढ़ाना प्रारंभ किया है मैंने। यह सब कुछ हम निःशुल्क पढ़ाते हैं। जैसे देखा जाए तो लेखक के परिवार में लड़के के बाल जो है विंध्याचल की देवी के समकक्ष उतारा जाता है। बकरे की बलि देकर, मुर्गे की या तीतर की बलि देकर नहीं, तो बकरे की बलि देकर बाल उतारे जाते हैं। याद रखिए, पूछा जा सकता है। खानदान में वैष्णवी प्रभाव पड़े तो बकरे का स्थान नारियल ने ले लिया। यानी बाद में जो है वैष्णव देवी का प्रभाव पड़ा तो बकरे की बलि जगह नारियल की बलि देना प्रारंभ हुआ। मुझे याद है मेरा बाल भी शायद 5-6 वर्ष की अवस्था में विंध्याचल में उतारे गए। यानी लेखक के बाल जो है 5-6 वर्ष की अवस्था में, यानी लेखक की उम्र 5-6 वर्ष थी तब उसके पहले बाल उतारे गए विंध्याचल में। तब तक बलि नारियल की दी जाने लगी थी, पर मैंने बकरे की बलि पहली बार वही देखी थी। यानी लेखक ने बकरी की पहली बलि जो है पहली बार कहाँ देखी थी, विंध्याचल में देखी थी, याद रखिए। और मेरा बच्चे का नन्हा दिल उससे बहुत घबराया था। हमारे परिवार में अंतिम बार यह रस्म मेरे छोटे भाई के एकमात्र पुत्र प्रभात के लिए, यानी कि लेखक के परिवार में किसके बाल कटवाते समय बकरी की बलि दी थी, एकमात्र पुत्र जो था, रस्म जो थी यह अंतिम परिवार ने अंतिम बकरी की बलि पुत्र प्रभात के बाल कटवाते समय दी थी। छोटे भाई कलकत्ते से विंध्याचल आए थे। उन दिनों वे वहाँ इलाहाबाद बैंक की शाखा में काम करते थे। इलाहाबाद आदि नगरों से और संबंधी बुलाए गए थे। मैं नहीं गया था। पुरानी लीगों को पीटने में मेरा विश्वास न रह गया था। फिजूल खर्ची यहाँ ऊपर से लगती थी। मेरे लड़कों के पहले बाल उतरवाने को कोई विशेषता नहीं दी गई। मेरी पत्नी कट्टर सिख परिवार की है, जिसके यहाँ बाल उतारे नहीं जाते। यानी जो लेखक कहते हरिवंश राय बच्चन की मेरी जो पत्नी थी वह पत्नी सिख परिवार की थी, तो वहाँ लड़के के बाल जो है उतारे नहीं जाते, बढ़ाते जाते। आज भी देखते हैं मेरे परिवार में उतारे जाते थे, पर बड़े विधान के साथ हम दोनों ही रूढ़ी मुक्त हो चुके थे। नाई को बुलाकर बाल कटा दिए। यानी दोनों ने ही रूढ़ियों को काट कर नाई को घर बुलाया और बाल काटे। सौभाग्य से किसी का बाल बांका नहीं हुआ। तीसरी बार बाबा शायद 2-3 साल बाद कुंभ या अधकुंभी के अवसर पर सपरिवार प्रयाग। उस यात्रा की विशेष घटना यह थी कि माघ मेले में छोटे प्रताप नारायण खो गए थे। यानी जो माघ का मेला था प्रयाग में,
वो प्रयाग में, तो उस समय छोटे जो प्रताप थे वह खो गए थे। उन दिनों ऐसा प्रसिद्ध था कि साधु लोग छोटे बच्चों को ले जाते हैं और चेला मूंढ लेते हैं। यानी उस समय में, तत्कालीन समय में ऐसा प्रचलन था कि जो साधु लोग हैं वह लोग बच्चों को ले जाकर उसका चेला बनवाते हैं, उसको भी साधु बनवाते हैं। जब दिन भर बच्चे का पता न लगा तो शाम को मोहल्ले के बड़े बूढ़ों ने बैठकर सलाह की। सुबह से साधुओं का भेष बनाकर अखाड़े अखाड़े घूम आए और पता लगाया जाया। रात रात अचले रंगे गए और मुंह अंधेरे ही साधु सन्यासियों का बना धारण कर लोग बालक प्रताप नारायण को ढूंढने निकल पड़े। दिन भर की खोज का कोई परिणाम न निकला। तीसरे दिन वे एक थाने पर मिले, यानी तीसरे दिन प्रताप नारायण जो है एक थाने में मिले। पुलिस के कब्जे में वे पहले दिन आ गए थे, पर पता वे ललितपुर का बताते। यानी पुलिस को पहले दिन ही उसको पुलिस ने पकड़ा था, पुलिस के पास पुलिस को मिले थे, लेकिन पता उन्होंने ललितपुर का बताया था। उन दिनों 2 दिनों में मेरे बाबा और दादी पर क्या बीती होगी, इसका अनुमान मैं खूब अच्छी तरह कर सकता हूँ। एक बार मैं अपनी पत्नी के साथ सिंध जा रहा था। यानी लेखक हरिवंश राय बच्चन कहते कि एक बार जो है अपने पत्नी के साथ मैं सिंध जा रहा था। मेरे ससुर उन दिनों मीरपुर खास में रहते थे। अमित 2.5-3 साल का होगा। यानी अमित यानी अभी के जो अमिताभ बच्चन हैं वह 3 या 2.5 साल के होंगे। लाहौर के स्टेशन पर अमित की उंगली मेरे हाथ में दे तेजी टिकट लेने चली गई। यानी तेजी बच्चन जो हरिवंश राय बच्चन की पत्नी। और भीड़ में न जाने कब अमित ने उंगली छुड़ा ली। मेरा ध्यान गया माँ के पीछे न चला गया हो। टिकट की खिड़की के पास जाकर पूछा तो तेजी भी घबरा गई। यानी तेजी भी घबरा गई, जो अमित कहाँ गए। हम दोनों उसी जगह पर आए जहाँ मैं खड़ा था, पर बच्चे का कहीं पता नहीं। लंबे लंबे प्लेटफॉर्मों पर पागलों की तरह चारों ओर देखते, आवाज़ देते हम फिरे। उस 15-20 मिनट से लंबा समय मैंने अपने जीवन में कभी नहीं जाना। हजरत सीढ़ियाँ चढ़कर पुल पर से गाड़ियाँ आना जाना देख रहे थे। यानी अमिताभ जो है वह पुल पर जाकर गाड़ियों का आना जाना देख रहे थे। किसी ने बताया एक बच्चा वहाँ वो खड़ा है, वो तो नहीं नहीं है। जान में जान आ गई। यानी किसी ने बताया कि एक बच्चा वहाँ खड़ा है, वो तो आपका बच्चा नहीं है। ऐसे ही बाबा दूसरे तीसरे साल प्रयाग आते और कुछ दिन रहकर ललितपुर लौट जाते। प्राय यात्रा बैलगाड़ी और शिरकम से की जाती थी। शिरकम यानी ऊँट गाड़ी, याद रखिए। शिरकम के दिलचस्प सफ़र थे। याद पिता को बहू तेरे सफ़र का दिलचस्प बातों में एक ही थी। ऊँट को अगर घी पिला दिया जाता तो वह रात भर शिरकम खींचता जाता। यानी ऊँट को घी पिलाने से वो ऊँट जो है गाड़ी रात भर खींचता था। नहीं, रात होते ही वह रुक जाता और सुबह के पहले पाँव न उठाता। शिरकम वालों का व्यंग नई नई चली रेलों पर शुरू हो गया था। बाबूजी, यह कोई लोहे की गाड़ी नहीं है जो कोयला पानी पर चलेगी, इसे तो घी चाहिए, घी। यानी लोग कहते हैं, ऊँट का मालिक है वो कहता है, बाबूजी ये कोई लोहे या कोयले पर चलने वाली गाड़ी नहीं है, ये तो ऊँट गाड़ी है और ऊँट का भी जीवन है। बाबा के ललितपुर के जीवन के विषय में मैंने बहुत कम सुना था। राधा उनके पास केवल 6 महीने रही थी। मेरी दादी पर्दे में रहती थी। उन दिनों की प्रथा के अनुसार तुलसा भी गतिविधि की सीमा जल्द ही घर की देहरी हो गई। प्रताप नारायण की खेलने खाने की उम्र थी। वे जिले के स्कूल में पढ़ते थे, जहाँ उन दिनों वर्नाक्युलर मिडिल तक ही पढ़ाई होती थी। माध्यम हिंदी या उर्दू होता था। बुंदेलखंड में हिंदी की ओर झुकाव अधिक था। प्रताप नारायण हिंदी से मिडिल करने की तैयारी कर रहे थे। यानी हिंदी में 10वीं करने की तैयारी कर रहे थे। कौन? प्रताप नारायण। घर पर अपने पिता से उर्दू पारसी भी पढ़ते थे, लेकिन उनके दिमाग पर ललितपुर के जीवन में पढ़ने लिखने की स्मृतियाँ उतनी सजग और स्पष्ट नहीं थी जितनी खेलने कूदने की स्मृतियाँ। तुलसा की पढ़ाई का सवाल ही न उठता होगा। वे अपनी माँ के घर गृहस्थी के काम, खाना पकाना, यानी जो तुलसा जो है वह घर के कामों में ही व्यस्त रही। खाना पकाना, गृहस्थी में खाना पकाना, सीना पिरोना आदि सीखती होगी। अपने बाबा के स्वभाव संस्कार सीमाओं को जहाँ तक मैं समझा है, उनसे अधिक जेल के हाकिम का काम अपनी रुचि के बहुत अनुकूल न जान
पड़ा होगा। यानी जो पिता जो है जेलर थे, तो वह जेल दरोगा थे, तो वहाँ का ही काम में उसको रुचि थी। फिर भी उन्होंने उसे एक लंबे अरसे तक निभाया। कर्तव्य को भावना से अलग रखकर करते जाने की उनमें क्षमता थी। यानी कर्तव्य जो है भावना से अलग होकर वह कर्तव्य निभाते थे। कुछ विवशता भी रही होगी। जीविकोपार्जन के लिए कुछ तो करना ही हो था। तुलसा की शादी करनी करनी यूँ प्रताप नारायण को शिक्षित करना था। यानी तुलसा की शादी करनी थी प्रताप नारायण को। यानी प्रताप नारायण और तुलसा यह भाई बहन हैं। उन्हें कोई खर्चीले व्यसन न थे। किफ़ायत से रहते हुए उन दोनों कामों कामों के लिए उन्होंने अवश्य ही कुछ धन जोड़ा होगा और मेरी व्यवहार कुशल दादी से इस संबंध में पर्याप्त सहयोग मिला होगा। दादी और तुलसा के बदन पर अगर गहने चढ़ गए थे, तो भी इसी धैर्य से कि उसके रूप में कुछ धन सुरक्षित है और गाढ़े समय में काम आएगा। यानी जो गहने थे वह गहने समय पड़ने पर काम आएंगे और वो सुरक्षित फिक्स कर दिए गए थे पैसे। मुझे नहीं मालूम कि उन दिनों सरकारी सेवा में अवकाश प्राप्त करने की उम्र क्या थी। शायद आज की ही तरह 55 साल रही होगी। यानी उस समय में रिटायर्ड होने की उम्र क्या है पता नहीं थी। लेखक ने ये जब लिखा है 1969 में, तो वह 55 साल होगी ऐसा वो कहते कि आज तो 60 है। मेरे बाबा 50 से कुछ ऊपर ही हुए थे कि एक दिन उन्होंने मेरी दादी से कहा कि मेरा 14 वर्ष का वनवास समाप्त हो गया। यानी लेखक के पिताजी ने कितने वर्ष ड्यूटी की, लग कुल तो 14 वर्ष की थी। अब मैं इलाहाबाद लौटकर आराम करना चाहता हूँ। ललितपुर में अच्छे स्कूल न थे। प्रताप नारायण को अंग्रेजी शिक्षा देने की आवश्यकता का भी अनुभव उन्होंने किया होगा। यानी प्रताप नारायण को अंग्रेजी शिक्षा देने के लिए इधर आना ही होगा ऐसा वे कहते हैं। ललितपुर में तो अंग्रेजी स्कूल नहीं है, इलाहाबाद आना होगा। तुलसा के लिए संबंध खोजने के लिए भी भाई बिरादरी के बीच रहना जरूरी लगा होगा। यानी तुलसा का विवाह करने के लिए। और कहीं अचेतन में इलाहाबाद के मिट्टी पानी ने भी उन्हें खींचा होगा। गंगा और जमुना की सम्मिलित सबल निर्मल धारा ने, उनके श्यामल धवल हिलोरों ने, उनके सीतासीत छाया प्रकाश ने, ये पंक्तियां है पढ़ते हैं यहाँ पर। और यह और यही के मिट्टी पानी से विरचित है मेरी काया। मेरे अरे पूर्वजों, किस तप बल से था तुमने वह पुण्य कमाया। ऊंचा से ऊंचा भी अंतिम बार यहाँ रजकन बन आता। भारत की धरती के ऊपर चल आई यह रीति सगर से। यह पंक्ति जो है क्या भूलूं क्या याद करो आत्मकथा में आई हुई है। याद रखिए, पूछा जा सकता है। क्या 50 वर्ष की अवस्था में उनके पिता की मृत्यु इससे कम अवस्था में हो गई थी? उनके मन में इस प्रकार का विचार स्वाभाविक ही न आया होगा कि रचकन बनकर वहाँ जाने से क्या यह अच्छा नहीं है कि वही जाकर रचकन बने। ललितपुर से लौटने के बाद वे 6-7 वर्ष जिए। यानी ललितपुर से लौटने के बाद जो है, यानी हरिवंश राय बच्चन के दादाजी ललितपुर से लौटने के बाद 6-7 वर्ष रहे और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। साथ ही मेरा ऐसा ध्यान भी है कि इस 14 वर्ष के वनवास के पूर्व लगभग इतने ही वर्षों के मधुवन विलास की याद ने भी उन्हें कम नहीं खींचा होगा। फारसी शायरी का मधुबन कमनीय कल्पनाओं से चित्रित है। हर 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 तरंगे रंगों में अनुरंजित अलस तंद्रील स्वप्निल ध्वनियों से अनगुंजित मधुर माधवी रसगंध से सिक्त सुवासित अमजित। वहाँ कुछ पता नहीं कि गुल और बुलबुल की दास्तान किस वक्त प्रेमी प्रेमिका के आख्यान में बदल जाए, किस वक्त प्रेमी प्रेमिका की कहानी आत्मा परमात्मा के बीच प्रणय निवेदन का रूप ले ले। वहाँ मदिरा की जो धारा बहती है, देखते ही देखते कमरे में सिमट जाती है। कतरा दरिया हो जाता है, दरिया समंदर और समुंदर फिर कतरे में समा जाता है। किसके? उर्दू शायरी में। वहाँ बात की बात में जाकी नाजो नाजो आदा परमात्मा कृपा में परिवर्तित हो जाती है और खुदावंद ताला का जलवयतुर साकी की नूरानी नूरगिसी निगाहों में अबदार मोती बनकर लुढ़कने लगता है। वारा वासना और अध्यात्म की इस राग विराग भरी गलबाही में मानव की बावनी पर बावरी भावनाएं जमीन के छोर छूती है, आसमान की ओर सहलाती है।
फ़कीर शाह शाह के अंदाज में बोलता है, यानी फ़कीर जो है शाह शाह के अंदाज में बोलता है। ये शेर है, जाकी बनूर बादा सफ़र अफरोज जामे महा मुत्तरीब बुगो की कारे जहाँ शुद बका में महा। यह जो है यह भी इसमें आई हुई है। इसका अर्थ है, ए साकी तू अपनी शराब की रोशनी से मेरे मटमैले प्याले को जगमगा दे, और जो गायक तू गाकर ऐलान कर दे कि दुनिया के सारे काम मेरी मर्जी के मुताबिक हो, यानी जिस प्रकार मैं चाहता हूँ उसी प्रकार दुनिया के सारे काम हो। और समरकंद और बुखारा का शाह सिराज की गलियों में फिराने वाले तुर्क यानी माशूक पर निछावर हो जाते हैं। यहाँ पर और एक शेर है, अगर आ तुर्के शिराजी बसदाद दिले मारा बखाले हिनु अश पक्षम समरकंदो बुखारा। इसका अर्थ भी पढ़ते हैं, अगर वह शिराज का माशूक मेरे दिल को अपने हाथ में ले ले, यानी मेरा प्रेम स्वीकार कर ले, तो उसके गाल पर जो काला तिल है उस पर मैं समरकंद और बुखारा की दौलत लुटा दूं। जिसकी आँखों में ये चित्र बसे हैं, जिनके कानों में ये ध्वनियाँ समाई थी, जिसके दिलो दिमाग भावना और विचार के इन सैलाबों में भीगे डूबे थे, वह 14 वर्ष जेल की काली ऊंची दीवारों को पलकों से नापता रहा, चोर डाकुओं बादशाहों के अपराधों की सूचियाँ बनाता रहा, ताले जंगले लालटेन की कर्कश पुकारों से कान पकाता रहा। पारस में गुलशन की बुलबुलों ने इस पर कितना सिर धुना होगा। बाबा ने जब ललितपुर छोड़ने का विचार अपने मिलने जुलने वालों पर व्यक्त किया होगा, तो निश्चय ही उन्होंने कतिपय विनोद से वहाँ समय सिद्ध कहावत, यानी बाबा ने ललितपुर से जाते समय जाने का जब प्रस्ताव रखा होगा चाहने वालों के बारे में, तब ये कहा होगा, कहावत दोहराई होगी, जो झांसी दतिया और ललितपुर के बारे में भी इन इलाकों में अक्सर कही सुनी जाती है। झांसी, ललितपुर, दतिया में वह कहावत कौन सी थी, झांसी गले की फांसी दतिया गले का हार, ललितपुर मत छोड़िए जब तक मिले उधार। यानी ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिए, झांसी गले की फांसी दतिया गले का हार, ललितपुर मत छोड़िए जब तक मिले उधार। ये याद रखिए, इम्पोर्टेंट है। मेरा हमेशा से विश्वास रहा है कि कहावतें अल्लटपू नहीं चल पड़ती, उनके पीछे कोई लंबा सामूहिक अनुभव रहता है। यानी जो कहावतें होते, वह कहावतें ऐसे ही प्रचलित नहीं होती, ऐसे ही वह जनमानस में दोहराई नहीं जाती, उसके पीछे कुछ ना कुछ इतिहास रहता है, कुछ ना कुछ उसके पीछे की घटित घटनाएं होती है, तभी कहावतें बनती है। जो पाती जीवन में न जाने कितने अवसरों पर, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। मेरा हमेशा से विश्वास रहा है कि कहावतें अल्लल टप्पू नहीं चल पड़ती, उसके पीछे कोई लंबा सामूहिक अनुभव रहता है, जो जाति जीवन में न जाने कितने अवसरों पर कसौटी पर चढ़ता और अपना खरापन सीधा करता है। निश्चय ही यह कथन उन लोगों के लिए है जो बाहर ले इन अवसरों पर आकर बसते हैं। झांसी वालों के लिए ही झांसी गले की फांसी होती तो अब तक उसे मसान हो जाना चाहिए। यानी झांसी वालों के, झांसी जो है, जिस लोग झांसी के रहवासी है, झांसी में रहते हैं, उसके लिए झांसी गले की फांसी है, तो झांसी आज तक तो शमशान बन जाती थी। दतिया में किसी को दिन दुखिया न रह जाना चाहिए था, और सभी क्षेत्र के उधार खाकर बैठने वाले, यानी सभी क्षेत्र के, जो ललितपुर में उधार मिलता है तो सभी लोग जो है ललितपुर में आकर ही बसते थे, और ललितपुर में रहने के लिए जगह ही नहीं मिलती थी, ये बात अलग है। ललितपुर में जाकर डेरा डाल देना चाहिए था, विशेषकर साहित्य क्षेत्र में। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। विशेषकर साहित्य क्षेत्र के बेकारों को दतिया जाने का सौभाग्य मुझे नहीं मिला। यानी लेखक कहाँ नहीं गए, दतिया जो है लेखक गए नहीं थे, याद रखिए। पछतावा यही है कि अपनी गरीबी के दिनों में मैंने यह कहावत नहीं सुनी थी, पर झांसी के बारे में मैंने इस कहावत को अक्षरशः सत्य पाया। छोटी फांसी का अनुभव मुझे ही कई बार हुआ, यानी लेखक को ही झांसी में छोटी फांसी का, छोटी मुसीबत का अनुभव हुआ था। मेरे छोटे भाई को बड़ी फांसी का, यानी लेखक के छोटे भाई को बड़े फांसी का झांसी में अनुभव हुआ था। जिन दिनों में अंग्रेजी दैनिक
दैनिक पायनियर पहले वहाँ इलाहाबाद से निकलता था, अब लखनऊ से निकलता है, कि गश्त गजेट के रूप में काम करता था। यानी लेखक ने किस दैनिक पत्र में काम किया था, याद रखिए। तो लेखक ने जो है दैनिक पायनियर गजेट में काम किया था, याद रखिए। और वो पहले इलाहाबाद से निकलता था और बाद में लखनऊ से निकलने लगा था। उन दिनों मुझे झांसी जाने का भी मौका मिला। मेरी ड्यूटी कई तरह की थी, यानी लेखक की जो ड्यूटी है कई तरह की थी। मुझे पायनियर के लिए कचहरियों से विज्ञापन इकट्ठा करना होता था। यानी पायनियर पत्र में, गज़ेट में लेखक काम करते थे, तो उस समय लेखक को कौन सा काम करना पड़ता था, याद रखिए, पूछा जा सकता है। पायनियर के लिए मुझे कचहरियों के विज्ञापन इकट्ठा करना होता था। कहीं दिलचस्प मुकदमे चल रहे हो तो उसकी रिपोर्ट भेजनी पड़ती थी और नगर के सम्भ्रांत लोगों से मिलकर पायनियर के संबंध में उनकी राय जाननी और उसे पत्र के पक्ष में करनी होती थी। ये बातें कौन सी? कचहरियों से विज्ञापन लेना, कचहरियों में कोई दिलचस्प मुकदमा चल रहा है तो उसकी रिपोर्ट भेजना, और नगर के जो अन्य लोग हैं उनके बारे में, पायनियर पत्र के बारे में राय जानना और उसके पत्र के पक्ष में होती थी वो जानना। 1930 के नमक सत्याग्रह के आंदोलन के बाद इसी एंग्लो इंडियन पत्र की लोकप्रियता घट गई थी और प्रबंधक चित्रित थे। राष्ट्रीयता की लहर चल रही थी और मुझे धारा के विरुद्ध तैरना था। प्राय सभी जगह लोग पायनियर के लिए संतुष्ट थे, पर मैं अपने साथ शिष्टता के व्यवहार की प्रतीक्षा करता था। झांसी के सम्भ्रांत नागरिकों से मुझे जितनी डांट खाने को मिली उतनी कहीं से नहीं मिली। एक सज्जन के यहाँ गया तो वे सोकर न उठे थे। यानी एक सज्जन के यहाँ लेखक गए राय जानने के लिए पायनियर पत्र के बारे में, और वो सोकर न उठे थे। दूसरी बार गया तो पूजा कर रहे थे। तीसरी बार गया तो वे खाना खाकर सोने जा रहे थे। मुझे देखते ही बरस पड़े। मैं तो कहूँ कि पायनियर के साहबों पर क्या आफत आ गई है। उनका आदमी हमारी ड्यूटी की माटी चाटे जा रहा है। यानी हमारी ड्यूटी पर, हमारी चौखट पर बार बार आता जा रहा है, वो सज्जन कहता है। मैं गुनगुनाता हुआ लौट आया। ध्यान मान का अपमानों का छोड़ दिया जब पी हाला। ये इम्पोर्टेंट पंक्ति है, याद रखिए। ध्यान मान का अपमानों का छोड़ दिया जब पी हाला, यानी जब हाला पी, शराब पी, जब अपमान, ये जो है वह सब कुछ छोड़ दिया। गाड़ियाँ मेरी प्राय नहीं छूटती। गाड़ी छूटने के आधा घंटे पहले मैं स्टेशन पर पहुंचने का नियम मैं अब तक निभाता हूँ। यानी गाड़ी आने से पहले आधा घंटा पहले लेखक जो है आ देते स्टेशन पर। लाइनों के मेल पर अपना क्या वश, झांसी में ही एक से अधिक बार मेरी गाड़ी भी छूटी है और मुझे कलेक्शन नहीं मिला, और 10-10, 12-12 घंटे मुझे स्टेशन पर झक मारनी पड़ी। यानी 10-10, 12-12 घंटे लेकर दूसरी गाड़ी की राह देखने के लिए रुक पड़े, क्योंकि पहले के ज़माने में ट्रेन चली गई तो बस होगी, बस चली गई तो आने टैक्सी होगी, ऐसा कुछ नहीं था। आगे का जो कार्यक्रम चौपट हुआ उसकी क्या चर्चा, और वह कहावत कहीं मेरे दिमाग में प्रतिध्वनित हुई है, झांसी गले की फांसी। खैर मेरे साथ तो इसे झांसी का मजाक कह लीजिए, पर मेरे छोटे भाई के लिए झांसी सचमुच गले की फांसी सिद्ध हुई। यानी लेखक के छोटे भाई के लिए झांसी जो है सचमुच गले की फांसी हो गई थी। अभी उसका कुछ चित्रण होगा यहाँ पर, वो पढ़ेंगे। कलकत्ते से वे झांसी स्थित इलाहाबाद बैंक के गेजेट होकर झांसी क्या गए कि उन पर मुसीबतों का तांता लग गया। यही उनकी पत्नी का देहवास हुआ। यानी लेखक के छोटे भाई की पत्नी का इलाहाबाद देहांत जो है, निधन जो है, वह झांसी में हुआ। यही उनकी पुत्री मरी। यही उन्होंने फिर से विवाह किया, जो उनके लिए घोर अपमान, आत्म प्रताड़ना और पश्चाताप का कारण बना। यानी छोटे भाई की जो है पत्नी भी यही झांसी में मरी, बच्ची भी झांसी में ही मृत्यु हुई, और दूसरी शादी भी झांसी में ही हुई, और उसको पश्चाताप करने का भी अवसर झांसी में ही मिला। यही वे भीषण रूप से बीमार पड़े और यहाँ से जब इलाज के लिए लखनऊ गए तो फिर लौट कर न आए। यानी यहाँ से बीमार पड़े झांसी में, और झांसी से इलाज के लिए वह लखनऊ गए और वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। यह सब आप चाहे तो घटनावश कह सकते हैं, पर बाहर वालों के लिए झांसी अक्सर गले की फांसी क्यों होती है, इसका मैंने एक रहस्य मालूम कर लिया है। पर झांसी के मेरे अनेक प्रेमियों का दिल न दुखे, इसलिए उसे प्रकट नहीं करना चाहता। शायद झांसी वालों की कुछ सीमाएं हो, शायद मेरा कयास भरा हो। ललितपुर में मैं वहाँ के लोगों ने बताया,
उधार अब भी खूब चलता है, यानी ललितपुर में जो है उधार खूब चलता है, बहुत चलता है। ये ललितपुर के लोगों ने बताया। इसके लिए कुछ आर्थिक कारण है। उधार लोग किस हालत में देते हैं, उधार लोग किस हालत में लेते हैं, यानी उधार जो दुकानदार है उधार देता है वह भी किस हालत में देता है, और उधार लेता है वह भी लेने वाला भी किस हालत में लेता है। अर्थशास्त्र का सीधा सा नियम है, बेचने वालों के पास माल ज़्यादा है, खरीददार के पास दाम कम है। आज भी मुझे याद है 12वीं कक्षा में इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र में मागनी का नियम था। आज भी वह नियम है और वह 10 अंकों में पूछा जा सकता है। वो तब पहले ही पूछा जा रहा था और आज भी पूछा जा रहा है, और पता नहीं आगे कब तक चलेगा। ये बेचने वालों के पास भी माल ज़्यादा होगा और खरीदने वाले के पास दाम कम है, इसलिए वह जो है उधार देते हैं। पर मेरे बाबा को न बेचना था न खरीदना, उन्हें तो कमाई करनी थी, और एक दिन वे ललितपुर से इलाहाबाद के लिए चल पड़े। बाबा की राय थी कि ज़रूरी सामान को इलाहाबाद तक ले जाया ले जाया जाए, बाकी चीज़ें पास पड़ोस वालों को दे बाटी दी जाए। पर मेरी दादी की उन्होंने चूल्हा पोतना भी नहीं छोड़ा, यानी लेखक के दादी ने जो पहले के आज के जैसे सीमेंट वो नहीं था, वो मिट्टी से ऐसे पोतते थे चूल्हा, तो वह भी नहीं छोड़ा, वो लेकर आई। अगड़ खबड़ मोह सभी से क्या बांधू क्या छोड़ रही है, यानी जो मोह होता है वो उस मोह में इंसान क्या छोड़े क्या ले, सब कुछ उसको प्रिय ही लगता है। गाड़ी भर सामान ही हो गया। बाबा ने कहा, अब चार परानी बैठेंगे कहाँ। दादी बोली, हम पैदल जाब पर आपस सीख न छोड़ब, और सारे सरो सामान के साथ जैसे तैसे यह लंबी यात्रा पूरी कर एक दिन में बाबा दादी अपने 13 वर्ष के पुत्र और 15 वर्ष की पुत्री के साथ अपनी पुरखों की ड्योढ़ी पर उतर आए। राधा अब वृद्ध हो चली थी, यानी राधा जो है अब वृद्ध हो गई थी, बूढ़ी हो गई थी। महारानी अधेड़ हो गई थी, यानी महारानी की उम्र भी आधी हो गई थी। बुद्धि 16 साल पार कर चुकी थी, यानी बुद्धि जो है महारानी की बेटी थी, और राधा जो थी वह बुद्धि की नानी थी। पर षोडशी की आंखों में जो अप्रत्याशित की प्रतीक्षा, अंगों में जो कसा उभार, मन में जो अकारण उल्लास चाहिए उसका बुद्धि में कहीं पता न था। उनमें जैसे इसका लड़कपन ही ठिठुर ठिठुर कर रह गया था। 16 की अवस्था में भी वह तुतलाती थी, यानी 16 की बुद्धि की जो उम्र थी, 16 साल हो गई थी लेकिन तुतलाती थी। ऐसे कुछ यानी कहा जाए तो दिले मिले ताया, ऐसे कुछ तो ऐसा बोलती हो दी। खैर छोड़िए, उनका पालन पोषण गरीबी ने किया था। खेलने कूदने की उम्र में उसने बड़ों की तरह काम लिया गया था। जो मध्य वर्ग के बच्चे होते हैं उसके साथ ऐसा होता है, खेलने कूदने की उम्र में उनको काम करना पड़ता है। और फिर उन पर दो विधवाओं की 4 आंखों का कठोर अंकुश रह गया। दो विधवा कौन, उल्लेख तो राधा भी विधवा थी और महारानी भी विधवा थी। तुलसा उम्र में उनसे 7 साल 1.5 साल छोटी होकर भी देखने में बड़ी मालूम होती थी, यानी तुलसा जो थी बुद्धि से 1.5 साल से बड़ी थी और देखने में भी अच्छी खासी थी। वे अपने माता पिता की प्रथम संतान थी, यानी तुलसा जो थी अपने माता पिता की प्रथम संतान थी, सौभाग्य चिन्ह बनकर आई थी, और उनका लालन पालन बड़े मान दुलार से हुआ था। एकमात्र कन्या होने के कारण माता पिता भाई का अविभाज्य स्नेह मिला था। मैंने सुना है कि वे बहुत सुंदर थी और प्रताप नारायण अपनी बहन को हद से ज़्यादा प्यार करते थे, यानी प्रताप नारायण जो है बहन को हद से ज़्यादा प्यार करते थे। प्रताप नारायण ने अच्छी बाढ़ ली। किताबों पर उन्होंने अधिक कमर न झुकाई थी। शहजाद नदी में तैरे थे, पार के पेड़ों पर चढ़े उतरे थे, गुल्ली डंडा कबड्डी खेली थी। याद रखिए प्रताप नारायण ने क्या क्या बातें की थी। किताबों पर उन्होंने अधिक कमर न झुकाई थी, यानी किताबों पढ़ने में ज़्यादा समय नहीं लगाया था। शहजादी नदी में, यानी शहजादी नदी में वो तैरे थे। कौन, प्रताप नारायण। किस पेड़ पर चढ़े और उतरे थे, पार के पेड़ पर चढ़े और उतरे थे। उसके बाद गुल्ली डंडा कबड्डी खेली थी। गोलियों पर निशाना लगाया था निशाना लगाया था। उनकी उंगलियों का यह करतब मैंने स्वयं अपने बचपन में देखा था। हमारे खेल में कभी कभी अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए निशाना लगा उनकी गोली उनके पास लौट भी आती थी। 13-14 की उम्र में ही वे जवान लगते थे। कुछ ऐसा मेरे साथ भी हुआ। बड़ों से मैंने सुना, मैं अपने
छूटपन में अपनी ठीक अवस्था से छोटा लगता हूँ, यानी अवस्था से छोटा लगता है। कुछ साल कुछ क्या अ, कुछ क्या 10 बरस, कभी 20 बरस भी मजाक नहीं कर रहा हूँ। एक घटना सुनाऊंगा इधर, अलबत्ता जब जब से मेरी एड़ी में स्पर निकलता यानी जो एक कांटा सा, जिससे चलने में तकलीफ होती है, हर्निया का ऑपरेशन करना पड़ता है, यानी हर्निया जो है ऐसे जांघों में होता है वह। प्लूरिसी का आक्रमण हुआ है, और जब पेट में अल्सर पाया गया तब मैं कुछ अपनी उम्र पर आ गया हूँ। हाँ, तो घटना तो रह गई कि मैं जब पीएचडी करने के लिए कैम्ब्रिज गया तो मेरी उम्र 44 से ऊपर थी। यानी लेखक ने, यानी हरिवंश राय बच्चन ने पीएचडी किस विश्वविद्यालय से की, तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी की। और जब वो सब पीएचडी कर रही थी तो तब उसकी उम्र 44 वर्ष थी, ऊपर थी। वहाँ मैं 2 वर्ष से कुछ अधिक रहा। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का एक कायदा यह है कि वहाँ विद्यार्थियों को कक्षा में भोजन के समय और ऐसे कई मौक़ों पर एक काला गाउन पहनना पड़ता है। भोजन के समय या कई अवसरों पर, रात के समय कहीं भी बाहर जाने पर उन्हें गाउन धारण करना जरूरी होता है। इसकी जांच करने के लिए रात को प्रॉक्टर अपने 2 सहचारियों के साथ निकलता है। ये तेज दौड़ने वाले होते हैं। उनको कैम्ब्रिज के विद्यार्थियों की स्लैंग को हिंदी में क्या कहूँ, हमारी तरफ इसे मल्लाही कहेंगे। शिष्टता से सर्वथे अछूती भाषा बुलडॉग कहते हैं। जो लड़के किसी शरारती इरादे से गाउन पहनकर टाउन वाले सामान्य नागरिक की स्वतंत्रता लेना चाहते हैं, उन्हें प्रॉक्टर पकड़ता था। वे भागते हैं, बुलडॉग उन्हें दौड़ाता है, और नियम भंग करने के लिए उन पर भारी जुर्माना किया जाता है। यह नियम उन लोगों पर लागू नहीं होता जिसकी उम्र 26 के ऊपर होती, यानी जिसकी उम्र 26 के ऊपर होती, उनको गाउन पहने या न पहने लागू नहीं होता था। चाहे वे यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी ही क्यों न हो। मेरा मतलब है रात को कहीं जाने पर गाउन पहनने का। और और मैं कई बार रात को पकड़ा गया, यानी 45-46 का होने पर भी मैं 26 से कम का समझा गया। यानी जब लेखक की उम्र 45 थी, 46 थी, फिर भी दिखने में 26 उम्र के आसपास दिखते थे। मैंने गाउन पहनना भी मेरे पक्ष में ही होता। जो मेरी सूरत शक्ल से मुझे ज़्यादा उम्र का समझते, वे भी रात को एक बार मेरी पीठ पर गाउन देखकर मुझे ज़्यादा उम्र का समझते थे। वे भी रात को एक बार मेरी ये तो पंक्ति हो गई है। इंग्लैंड ऐसे मुक्तिशील देश में नव उम्र लगने के कुछ फायदे, यानी इंग्लैंड जैसे देशों में नव उम्र, कम उम्र के दिखने में भी फायदे हैं, कुछ नुकसान भी, यानी कुछ फायदे हैं कुछ नुकसान है। मैंने इच्छा या अनिच्छा से, यानी इच्छा होते हुए और इच्छा न होते ही उठाए फायदे और नुकसान। पर अभी इतना ही। अभी तक प्रताप नारायण ने अंग्रेजी का एक अक्षर भी न पढ़ा था। तय किया गया कि 1 वर्ष घर पर ही अंग्रेजी पढ़ाकर उन्हें अंग्रेजी स्कूल में दाखिल किया जाए। पर उस समय तक हमारे पास पड़ोस नाते रिश्तेदारों में कई अंग्रेजी नहीं पढ़ा था। अपने सगे संबंधियों में अंग्रेजी पढ़ने वालों में सबसे पहले व्यक्ति थे। यानी जो प्रताप नारायण जो थे, अपने सगी संबंधियों में, पूरे परिवार में, पूरे खानदान में पहले व्यक्ति थे अंग्रेजी पढ़ने वाले में। उन्होंने अंग्रेजी की प्रारंभिक शिक्षा एक बंगाली महाशय से ली। उनका नाम दुर्गाचरण। यानी प्रताप नारायण ने किसके पास से अंग्रेजी की शिक्षा ली प्रारंभ में? दुर्गाचरण से ली, और दुर्गाचरण एक बंगाली थे, याद रखिए। कालीचरण बनर्जी, यानी उनका नाम क्या था? जो अंग्रेजी पढ़ाने वाले प्रताप नारायण को, दुर्गाचरण था। दुर्गाचरण या कालीचरण बनर्जी था। हमारे मोहल्ले चक से मिले हुए मोहतशिम गंज में रहते थे। बाद को उन्होंने एक पक्का मकान बनवाया था जिसका नाम कालीबाड़ी, यानी कालीबाड़ी मकान किसका था? दुर्गाचरण या कालीचरण का था, याद रखिए, कालीबाड़ी रखा था। मुझे याद है मैंने अपने लड़कपन में कालीबाड़ी देखी थी। मकान के बाहर अंग्रेजी और बंगला अक्षरों में नाम की संगमरमर की पट्टियाँ लगी थी। मुझे नहीं याद है कि मोहल्ले के किसी और मकान को इस प्रकार नाम देकर विज्ञापित किया गया हो। शायद मास्टर मोशाई के लड़के को भी मैंने देखा था। अंग्रेजी का प्रचार सबसे पहले बंगाल में हुआ, यानी अंग्रेजी भाषा का जो प्रचार है वह सबसे पहले बंगाल प्रांत में हुआ।
जैसे जैसे अंग्रेजी हुकूमत फैली और दफ्तर, स्कूल आदि शुरू हुए, वैसे वैसे अधिकाधिक अंग्रेजी जानने वालों की आवश्यकता हुई। बंगाल का खपत से ऊपर माल देश के विभिन्न नगरों में भेजा जाने लगा। उत्तर भारत के सब प्रमुख नगरों में बंगाली टोले बस गए। एक समय दफ्तर के बाबू हो, मास्टर हो, डॉक्टरों में बंगालियों की प्रधानता थी। यानी एक समय ऐसा था, व्यापारी हो, मास्टर हो, बाबू हो, को डॉक्टर हो, तो उसको बंगाली भाषा का प्राधान्यता बंगाली आनी चाहिए थी। लेकिन अब अंग्रेजी उस जगह पर आ रही थी। पर विभिन्न प्रांतों में जाकर भी बंगाली बंगाली रहते थे। जल में कमलवत एक छोटे से बंगल में बने हुए बंगालियों में ही बैठना उठना, अलग भाषा, अलग अलग भूषा बनाए रहना और राजभाषा अंग्रेजी पर थोड़ा बहुत अधिकार रखने के कारण आत्म महत्व के भाव में अपने को बड़ा चढ़ा समझना। कालीचरण बाबू मुंशी भोलानाथ के लड़के को अंग्रेजी पढ़ाने को इसलिए राजी हो गए थे कि उनको, यानी कालीचरण जो थे, वह बाबू मुंशी भोलानाथ के लड़के को अंग्रेजी पढ़ाने के लिए इसलिए राजी हो गए कि उनको पारसी साहित्य से भी अनुराग था। किसको? कालीचरण को पारसी साहित्य से अनुराग था, प्रेम था। और एवज में बाबा से पढ़ पूछ या किसी विषय पर विचार विनिमय कर सकते थे। पढ़ाने की फीस मांगने या देने दोनों में लोगों को संकोच होता था, पर लेन देन के अन्य माध्यमों और उपायों से वे अनजान न थे। कालीचरण किसी दफ्तर में बड़े बाबू होंगे या मास्टर, यानी कालीचरण जो है किसी दफ्तर में बड़े बाबू यानी बड़े साहब या मास्टर थे। लगभग 1 साल के बाद प्रताप नारायण का नाम स्थानित कायस्थ पाठशाला में चौथे दर्जे में दिया गया। यानी लेखक का नाम जो है कायस्थ पाठशाला में चौथे दर्जे में यानी चौथी कक्षा में दिया गया। इतने नीचे दर्जे में उन दिनों दर्जे उल्टे चलते थे, चौथे के बाद तीसरा, यानी उन दिनों जो है वो कक्षाएं उल्टी चलती थी। जैसे आजकल पहला, दूसरा, तीसरा, चौथी ऐसी कक्षाएं चलती है, लेकिन उस समय में पहली, चौथी, फिर तीसरी, फिर दूसरी और फिर पहली, ऐसी कक्षाएं पहले चलती थी। तीसरे के बाद दूसरा, दूसरे के बाद पहला, फिर मैट्रिक्यूलेशन यानी फिर पहले के बाद मैट्रिक्यूलेशन यानी 10वीं। बाबा ने फिर मर्दाने में अपनी खाट डलवा दी, यानी फिर बड़े हुए और फिर वो जो जिस मर्दाने में यानी जहाँ पर पुरुष रहते हैं मकान के हिस्से में, वहाँ पर अपनी खाट डलवाई, यानी वहाँ पर रहने लगे। खारुई के कपड़े में बंदी किताबों का बस्ता खुलवा लिया। अलग अगल बगल चश्मा आदि, कमलदान, हुक्का चिलम और पिकदान, कभी कभी किताबों के बस्ते की जगह शतरंज की बिसात बिछी होती। एक तरफ बाबा का कोई हमजोली बैठा होता, तो दूसरी तरफ बाबा मानो दो वृद्ध बगुले बीच की किसी मछली पर ध्यान गड़ाए बैठते, यानी वो शतरंज खेलते समय। और यह ध्यान तब टूटता जब रसोई से दीदी की करछुल खटकती, खाना तैयारी, यानी दीदी से आवाज़ आती थी रसोई से कि खाना तैयार है, तब उसका ध्यान जो है छूटता था खेल से। पहले ज़रा धीमे शोर में, फिर ज़रा ज़ोर से, फिर ज़्यादा ज़ोर से। कभी प्रताप नारायण आकर कहते, बब्बा खाना कब से तैयार है। कभी राधा बाहर निकल कर कहती, भोलानाथ रोटी खाए, म देर सवेर न करे, क चाही, यानी भोलानाथ रोटी खाए, म देर देर सवेर न करे, क चाहिए, यानी रोटी खाने में देर नहीं करनी चाहिए। ऐसी वो राधा कहती थी भोलानाथ को। घर के बाकी लोगों के लिए मर्दाने की हद लक्षण देखी थी, यानी जो बाकी जो लोग थे वह मर्दाने में रहते थे। बाबा शायद जिस तरह के जीवन के लिए बने थे, जिस तरह के जीवन के लिए पिछले 14 बरस से भीतर ही भीतर तरस रहे थे, वह उनको सुलभ हो गया था। और अब सबसे बड़ा आश्वासन यह था कि इसको इसी तरह चले जाना है। बाबा ने अपने संतोष का स्वर्ग कितनी छोटी सस्ती चीज़ों से बना रखा था। उनकी शांति भंग करने वाली कोई चीज़ थी तो मेरी दादी की जीभ, यानी दादी की बोली। यह ठीक है कि तुलसा की शादी करनी थी, बुद्धि को भी कहीं ठिकाने लगाना था, यानी तुलसा की भी शादी करनी थी और बुद्धि को ठिकाना लगाना था, यानी बुद्धि की भी शादी करनी थी। पर बाबा का तो विश्वास था कि जब समय आएगा तब संयोग अपने आप जुट जाएगा, यानी जब समय आएगा तब अपने आप जुट जाएगा। आदमी के फाय फाय करने से कुछ नहीं होता। ये भी बात सही है, समय आने पर सब कुछ होता है और समय से पहले कुछ नहीं हो सकता है, चाहे वो कौन सी भी क्यों ना बात हो। समय आने पर सब कुछ हो जाता है।
कोई समझो शादी करने के लिए काफ़ी उतावला है और वो रिश्ते देख रहा है, उसकी शादी नहीं हो रही है। बार बार कितने आते हैं, देखते हैं, रिजेक्ट हो जाते हैं, चाय पानी पीते हैं, चले जाते हैं, लेकिन शादी नहीं होती है। लेकिन जब समय आएगा तब अपने आप ये न चाहे तब भी शादी हो जाती है, ये बात अलग है। हम फिलहाल पढ़ते हैं क्योंकि समय बहुत कम है, दिसंबर का एग्ज़ाम आने में, तो जल्दी पढ़ा कर ख़त्म करना है। और घर में जब 2 लड़कियाँ ब्याहने को हो तो तब दादी को नींद कहाँ, यानी घर में जब 2 लड़कियाँ शादी करने को आई है तब जो है दादी को नींद कहाँ आएगी, ये बात सही है। जो यह रमणिका गुप्ता की आत्मकथा है, आपहू दरी, तो लड़की का बड़ा होना लड़की से पहले औरों की नज़र में पहले हो, ऐसे कुछ तो कथन है, वो काफ़ी सच कथन है। इस घर में तो उल्टी बात हो रही है, यानी इस घर में तो उल्टी बात हो रही है। उस पर भी 2 पंक्तियाँ लेखक ने लिखी है, वह पंक्तियाँ है, के ही कारण सकी नींद पियार, ना घर कन्या बार कुँवार। और यहाँ एक छोड़ दो कन्याएँ कुँवार है, यानी यहाँ एक नहीं 2 कन्याएँ कुँवारी हैं। और घर का मर्द कान कान में तेल डालकर सोता है। तुलसा और बुद्धि का एक एक दिन बढ़ना उनकी व्यग्रता बढ़ाता था। वे न खुद सोती थी और न बाबा को सोने देती थी। मुझे अपना स्वप्निल प्रणय गीत जीवन की किस भोड़ी यथार्थता के बीच याद आ गया है। सो न सकूंगा और न तुमको सोने दूंगा। हे मन बीने कवि कलाकार स्वप्न और यथार्थ को भले ही अलग करके देखे। मुझे लगता है कि जीवन की पूर्णता में दोनों अविभाज्य रूप से सांघिक सांघिक है। ये इम्पोर्टेंट कथन है, याद रखिए, पूछा जा सकता है। जब हम इसको रिवाइज करेंगे तब ये ऐसे मेन पॉइंट पर बात करेंगे, पढ़ाऊँगा मैं। एक की पुकार और ऑर्गेनिक एक की पुकार दूसरे की शिराओं में प्रतिध्वनित होती रहती है। भले ही कुछ क्षीण होकर या बदलकर जो कल्पनाएं जीवन की वास्तविकता को छू छेड़ न सके, उन्हें मैं अफिमची की पिनक से अधिक नहीं मान सकता। जिन वास्तविकता का नाद निदान स्वप्न लोक में जाकर संकृत झंकृत नहीं होता, उन्हें मैं केवल जग का कोलाहल कलह कहूँगा। मैं लिखे मधुगीत मैंने हो खड़े जीवन समर में। ये पंक्तियाँ बीच बीच में आई है, याद रखिए। हम यह पूछा जा सकता है, हे लिखे मृग गीत मैंने हो खड़े जीवन समर में। कल्पना और यथार्थ के बीच सेतु निर्मित करना कवि के स्वरों का ही काम है। एक आध साल बाद तुलसा का संबंध ठीक हो गया, यानी एक आध साल बाद जो है तुलसा का विवाह तय हो गया। बुद्धि अभी अपने विलंबित बचपन से ही लड़ रही थी। उसके विवाह की कोई जल्दी नहीं समझी गई। तुलसा का विवाह इटावा जिले के फफूद नामक कस्बे के एक सम्भ्रांत जमींदार कायस्थ परिवार में हुआ। यानी तुलसा का विवाह कहाँ पर हुआ, तो तुलसा का विवाह जो है इटावा जिले के फफूद फफूद नामक गांव में, कस्बे में उसका विवाह कायस्थ परिवार में हुआ। देन दहेज में काफ़ी रुपए लगे। दादी की आधी चिंता समाप्त हुई, यानी तुलसा का विवाह होने के बाद दादी की जो है आधी चिंता समाप्त हो गई। प्रताप नारायण की पढ़ाई कायस्थ पाठशाला में चलती रही और वे धीरे धीरे मैट्रिक्यूलेशन तक पहुंच गए। बाबा का जीवन किताब और बिसात के बीच कटता रहा। बिना किसी काम कसाई के घर खर्च चलता था। दादी के जेवर एक एक करके बिहारी के पास पड़ोस के सुनार के घर पहुंचे रहे थे और एक दिन वे प्राय नंगी बूची हो गई, यानी दादी के जेवर बेचते बेचते गृहस्थी चलती थी और एक दिन पूरे जेवर जो है समाप्त हो गए, क्योंकि घर में जो दान संपत्ति रखी हुई है वह कब तक जाएगी। नंगी हो गई। इसी समय भोलानाथ की मृत्यु हो गई, यानी इसी समय भोलानाथ जो है वह स्वर्ग सिधार हो गए। उनके मृत्यु के संबंध में राधा एक घटना बताती है, यानी उसके भोलानाथ की मृत्यु के समय में राधा जो ये घटना बताती है। एक बात भोलानाथ अपने पुत्र को लेकर कहीं गए थे, शायद आनंदीपुर। रास्ते में चिन्हाट में गर्जन तर्जन के साथ आंधी आ गई, यानी वह अपने पुत्र के साथ आनंदीपुर गए थे और रास्ते में जो गर्जन करके आंधी आई, बादल गिर आए, पत्थर पड़ा। शरण लेने को कोई जगह पास नहीं थी। कहीं कहीं पेड़ थे। प्रताप नारायण कहते, बब्बा किसी पेड़ के नीचे चलो, यानी प्रताप नारायण कहते कि बब्बा किसी पेड़ के नीचे बैठते, पर बाबा कहते आधी ओले में पेड़ के नीचे नहीं खड़े होना चाहिए। यानी बाबा कहते थे कि जब आंधी तूफान उठता है, बिजलियाँ कड़कड़ाती है, तो पेड़ के नीचे रुकना नहीं चाहिए। ये बात सही है, क्योंकि वो बिजली गिरती है, ऐसा कहते हैं। सिर पर पेड़ के गिरने का भय रहता है और तूफान में जब तेज हवा चलती है तो पेड़ भी गिरने का भय रहता है। और ये इधर उधर पेड़ का गिरना
देख भी रहे थे। चिन्हाड़ में ही खड़े रहने का निश्चय हुआ। राधा कहती थी कि शेर शेर सवा सवा शेर के ओले थे, यानी शेर शेर सवा सवा शेर के ओले थे। देखिए कितने भयानक होंगे। अपनी उम्र में इतने बड़े ओले आसमान से गिरते नहीं देखे। राधा की अतिशयोक्ति हो सकती है, संभव है, पर पहले इतने बड़े बड़े ओले गिरते हो या एक बार गिरे हो, प्रकृति में असाधारण होना कोई नई बात नहीं है। बाबा बेटे को जमीन पर बिठला दिया और खुद उस पर झुककर उसे छाती से छाप लिया, यानी छुपा लिया। यानी वह कितना बच्चों को बचाने के लिए, बेटे को बचाने के लिए उसके उस पर ऐसे ये हो गए, झुक गए। पत्थरों से बाबा का सिर फूट गया था और खून की धारा पानी से मिलकर बह चली थी। पीठ पर गदगद ओले की गिर रहे थे और रीढ़ की हड्डी टूट जा रही थी, पर बाबा बेटे को छाप आड़ी खड़े थे, यानी बाबा ने जो है बेटे को कुछ नहीं होने दिया था। बेटे ने बहुत बार चाहा कि अपने पिता को ऐसे छाप कर बचाए, पर बाबा अपनी उनकी गर्दन पर और जोर डाल उन्हें दबाए खड़े ही रहे। थोड़ी देर बाद तूफान शांत हुआ। प्रताप नारायण अपने घायल भीगे ठिठुरते पिता को लेकर कीचड़ पानी लोहू से लथपथ किसी तरह घर पहुँचे, यानी घायल पिता को लेकर। बहुत सेक हुई, सुई हुई, बहुत मरम्मत पट्टी हुई, वैद्य हकीम आए, यानी उनकी इलाज के लिए, पर भोलानाथ को खाट पर लेटे तो फिर न उठे, यानी भोलानाथ खाट पर लेट गए तो फिर न उठे। 4-6 रोज बाद उनकी मृत्यु की घड़ी आ पहुँची। खाट की एक और राधा महारानी बुद्धि खड़ी थी, यानी खाट की एक और राधा थी, महारानी थी, बुद्धि खड़ी थी। दूसरी ओर दादी और प्रताप नारायण, जैसे मेरे पर बाबा मरते समय मेरे बाबा पर यह उत्तरदायित्व छोड़ गए थे कि वे महारानी का विवाह कर दे, उसी प्रकार मेरे बाबा ने अपनी अंतिम श्वासों से मेरे पिताजी पर यह भार डाला कि वे बुद्धि की शादी कर दे, अपना शरीर छोड़ दिया। यानी उनकी मृत्यु हो गई भोलानाथ की। और मृत्यु सदा ही दुखद और भयानक होती है। ये इम्पोर्टेंट कथन है, याद रखिए। मृत्यु सदा ही दुखद और भयानक होती है। गरीब के घर की मृत्यु और भी करुण होती है और भी असहायता का बोध कराती है। पुराणपंथी पीढ़ी दर पीढ़ी से चले आए रीति रिवाजों के शिकंजों में जड़ते निर्धन हिंदुओं के घर मौत उसकी तबाही की भविष्यवाणी करती हुई आती है, विशेषकर यदि उसका परिवार अतीत में संपन्नता की ख्याति अर्जित कर चुका हो। नाऊबारी काहार ब्राह्मण महाब्राह्मण समाज के खुर्राट ठेकेदार ठूसट ठेकेदारों बड़े बूढ़े नाते रिश्तेदार शेव को चील कौवे गिद्धों की तरह घेर कर बैठ जाते हैं। लेकिन वे ये इम्पोर्टेंट कथन ही याद रखिए, फिर से हम जब रिवाइज करेंगे तब हम यह देखेंगे। थोड़ा सा पढ़ते हैं और आज के लिए हम रुकते हैं, क्योंकि मुझे भी कॉलेज जाना है, लेक्चर लेना है। तो खैर छोड़िए, यहाँ पर मैं रुकता ही हूँ, क्योंकि 11-19 हो रहे हैं और जाना पड़ता है जल्दी। तो आज के लिए इतना ही। ऐसे ही अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। कितने 61 पेज से आगे देखेंगे, 61 नहीं, इसके 60 पेज का ही थोड़ा सा भाग रह गया है, वह भी देखेंगे हम।